तो दोस्तों ये कहानी जिन नाम के एक लड़के की है जो कि एक अजीब चीज से परेशान है। असल में जब वो छोटा था तब उसके कुछ दोस्त थे और उसी बीच मेनमा नाम की एक दोस्त की दुर्घटना में मौत हो गई। हैरानी की बात ये हुई कि इस पल के बाद मेनमा हमेशा उसके सामने मौजूद रहने लगी। वो जहाँ भी जाता वो मेनमा को अपने साथ पाता। अब वो इस बात से अनजान रहा कि जिसे वो मेनमा को एक मेंटल डिसऑर्डर की तरह समझ रहा था वो असल में मेनमा का एक भूत ही था। अब वो कैसे मेनमा के साथ रहने लगा और वो किस तरह मेनमा को वापस हेवन में भेजने का काम करेगा, जानने के लिए देखिए हमारी आज की यह सीरीज। तो कहानी की शुरुआत जिन नाम के एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। यहाँ पर काफी देर खेलने के बाद वो इतना थक चुका था कि वो खुद किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। इसी बीच उसके साथ मेनमा नाम की एक लड़की भी थी जो उसे लगातार परेशान कर रही थी। आखिर में जिन जैसे तैसे करके खाना बनाकर अपने फादर का इंतजार करने लगता है जो कि अब अपने काम के चलते बाहर जाने वाले थे। उन सभी ने साथ में बैठकर खाना खाने का डिसाइड किया, पर एक चीज थी जो हर किसी को हैरान करने वाली थी। असल में जिन के फादर मेनमा को नहीं देख पा रहे थे और उसके पीछे एक बड़ी वजह छुपी हुई थी। कौन सी वजह वो आगे पता चलेगा। अगले ही पल जब मेनमा जिन को परेशान करते हुए उसके गोदी में बैठ जाती है तब उसके अंदर से करंट पास होने लगता है और वो नीचे बेहोश हो जाता है। उसके फादर ये सब देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, मगर तभी इधर जिन अपने बचपन के समर का दिन याद करने लगता है जब उन सभी चीजों की शुरुआत हुई जिसके बाद से इसकी जिंदगी बदल गई थी। मेनमा और उसके कुछ दोस्त साथ में खेला करते थे और जिन उन सभी के साथ काफी खुश था। पर इसी बीच मेनमा जिन को अपने पास बुला के उसे अपनी एक विश पूरी करने को कहती है। तभी इधर प्रेजेंट में वापस जिन होश में आ चुका था, मगर उसे ये भी समझ आ गया था कि वो समर वेकेशन मेनमा का आखिरी समर वेकेशन था और उसकी मौत हो चुकी थी। यानी कि जो मेनमा उसके साथ मौजूद थी वो जिन के नजर में उसकी बस एक हेलुसिनेशन हो सकती थी। इधर जिन को परेशान देख मेनमा समझ गई थी कि वो उसी की वजह से परेशान है। यहाँ तक कि उसने बताया कि शायद उन सभी ने उसकी किसी विश को अधूरा छोड़ दिया होगा, इसीलिए वो अभी तक भूत बनकर उनके साथ भटक रही है। जिन भी इस बात से सहमत था, इसीलिए वो उसे खुद जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन सी विश थी जो अधूरी रह गई। खैर मेनमा को खुद इस बारे में नहीं पता, पर एक चीज थी जो उसे अच्छे से याद थी कि उसकी विश को पूरा करने के लिए उसके सभी दोस्तों की जरूरत होने वाली है। अब आखिर जिन के बाकी दोस्त इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जल्दी जानने को मिलने लग जाएगा। खैर कुछ समय बाद जिन के घर पर किसी की दस्तक होती है, इसीलिए मेनमा तेजी से दरवाजा खोलने चली जाती है। यहाँ पर जिन उसका पीछा करते हुए दरवाजे पर आ चुका था जहाँ उसकी मुलाकात अनारू से होती है जो असल में उसकी बचपन की दोस्त थी। अब यहाँ अनारू को सामने देख मेनमा काफी खुश हो जाती है, मगर यहाँ पर वो चाहकर भी अनारू के नजर में नहीं आ पाती। इसी बीच अनारू जिन को उसके स्कूल का नोट्स देके यहाँ से जाने वाली थी। असल में वो यहाँ पर अपने टीचर की बात सुनकर उसे नोट्स देने आई थी। इसके बाद अनारू जिन पर गुस्सा भी होती है क्योंकि वो स्कूल नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और तब मेनमा अनारू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो उसको देख ही नहीं सकती। मगर बाद में जब वो जिन से अनारू के पास जाने को कहती है तब वो काफी मन्नत के बाद उसकी बात को मान जाता है और फिर कुछ देर बाद वो दोनों साथ में अनारू से मिलने के लिए निकल जाते हैं। पर तभी मेनमा एक पोल पर चढ़कर जंप करने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच वो जैसी नीचे गिरती है तब जिन की पुरानी यादें ताजा हो जाती है और वो काफी घबरा जाता है। पर अब बात अलग थी कि मेनमा को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो पहले ही मर चुकी थी। फिर होश संभालने के बाद वो दोनों साथ में आगे जाने लगते हैं, मगर इस बार इनकी मुलाकात उनके बचपन के दो और दोस्तों से होती है जिनका नाम सुरुको और युकियात्सु होता है। इधर मेनमा उन दोनों को इतना बड़ा होते हुए देख काफी चौंक गई थी। ये तो बहुत बड़े हो गए यार। इसी बीच मेनमा की एक्साइटमेंट देखकर जिन उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर ये चीज उसके दोस्त भी नोटिस कर लेते हैं। युकियात्सु समझ चुका था कि जिन इस हादसे के बाद से थोड़ा पागल हो चुका है और वो हर वक्त मेनमा से बातें किया करता है। उसने जाने से पहले जिन को ये याद भी दिलाया कि वो कैसे मेनमा के मौत से उभर नहीं पाया है और इसीलिए उसके ऊपर उसको तरस भी आ रहा है। इस तरह युकियात्सु की कड़वी बातें सुनने के बाद जिन को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए यहाँ से भाग जाता है। वहीं ये बात मेनमा को भी पसंद नहीं आती और वो भी युकियात्सु पर गुस्सा होके जिन का पीछा करने लग जाती है। और फिर एक पॉइंट पर आने के बाद जिन और मेनमा की फिर से मुलाकात होती है
पर यहाँ जिन यूकियात्सु की बातों से सहमत था। उसके हिसाब से वो मेनमा का हेलुसिनेशन देख रहा था और वो इस चीज से काफी हद तक परेशान भी हो चुका था और इसीलिए अब वो खुद को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए मेनमा को उसकी लाइफ से दूर चले जाने को कहता है। और फिर इस तरह मेनमा ना चाहते हुए भी जिन से अलग हो जाती है, जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि जिन अपने घर आ चुका था। वही मेनमा दुखी होके इधर उधर भटकने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिन थोड़ा परेशान था और वो अपने बचपन के दिन याद करता है जब वो और उसके दोस्त साथ मिलकर गेम्स खेला करते थे। इसी तरह एक दिन ऐसा भी था जब जिन के दोस्तों ने एक साथ मिलकर उससे ये पूछ लिया था कि क्या वो मेनमा को पसंद करता है। ये बेटा मेनमा को पसंद करता है तू। और इसी दौरान मेनमा भी उसके सामने मौजूद थी और उसे ठीक सामने देखकर वो अपने जवाब को ना में बोल देता है और फिर वो अपने दोस्तों से गुस्सा होकर अपने घर पर वापस आ जाता है। मैं जब क्लास में पढ़ता था और कोई मेरे को किसी लड़की का नाम लेके चिढ़ाता था तो मैं रो ही देता था वहाँ पे। और दोस्तों ये वही पल था जब उसने आखिरी बार मेनमा को देखा था, क्योंकि अगले ही दिन उसे अपने पिता से मालूम पड़ा कि कैसे मेनमा की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। शायद जिन को मेनमा से प्यार इतना था इसीलिए वो उसकी लाइफ में हेलुसिनेशन बनकर उसका पीछा करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर हम मेनमा के घोस्ट को देखते हैं जो भटकते हुए अपने घर पर आ चुके थे और यहाँ पर उसका सभी परिवार मौजूद था। एक तरफ उसकी माँ थी जो अभी तक अपनी बेटी के मौत से काफी दुखी थी। उनका तो ये मानना था कि मेनमा की जब मौत हुई थी तब वो काफी छोटी थी, इसीलिए उन्हें लगता है कि मेनमा को खुद नहीं पता होगा कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन इधर मेनमा इस बात से सहमत नहीं होती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कैसे उसकी मौत हो चुकी है और अब वो चाहकर भी कभी इंसान नहीं बन सकती है। और इतना सब सोचते सोचते मेनमा की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और ये किसी घोस्ट के लिए काफी बड़ी बात थी। वहीं दूसरी ओर जिन अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया था कि उसे अब मेनमा दिखना बंद हो चुकी है। वो भले ही बाहर से कठोर दिखने की कोशिश करता था पर वो अंदर ही अंदर मेनमा को काफी पसंद भी करता था और इसीलिए अगले ही पल वो उस जगह पर भागने लगता है जहाँ उसे उम्मीद थी कि वो मेनमा को ढूंढ सकेगा। और भागते भागते वो जंगलों के बीच मौजूद एक कैंप में आ जाता है और शॉकिंगली यहाँ पर मेनमा तो नहीं मगर उसे उसके बचपन का खास दोस्त जरूर मिल जाता है। इधर जिन को परेशान देख वो उसे परेशानी की वजह के बारे में पूछने लगता है, जिस पर जिन बिना देरी किए उसे मेनमा के बारे में सारी बातें बता देता है। और यहाँ पर हैरानी की चीज तो ये हुई कि जिन के इस दोस्त को पल भर में ही विश्वास हो गया कि जिन यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा है वो बिल्कुल सच था। आखिर में फिर जिन ने उसे समझाने की काफी कोशिश करी कि शायद वो किसी हेलुसिनेशन की बीमारी से जूझ रहा होगा, पर फिर इन सबको इग्नोर करते हुए दोस्त ने मेनमा को इधर उधर ढूंढना भी शुरू कर दिया। अब इस पल तक हमें ये भी क्लियर हो गया कि जिन का दोस्त इस सिक्योरिटी बेस कैंप पर काफी सालों बाद आया था। असल में वो एक शहर से दूसरे शहर घुमा करता था और वो फिलहाल अपनी ट्रिप से फ्री होकर वापस इसी बेस कैंप पर रहने आ चुका था। खैर यहाँ पर वो भले ही काफी चीजों से अनजान था मगर उसे एक बात का विश्वास था कि शायद मेनमा का कोई विश अधूरा रह चुका है और इसीलिए वो भूत बनकर घूम रही है। इसी दौरान हम फिर से मेनमा को देखते हैं जो अब अपने घर से बाहर आ चुकी थी और तब हम अनारू को एक रेस्टोरेंट में उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। वो सभी साथ में मिलकर जिन का मजाक उड़ा रही थी और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं न कहीं अनारू को जिन से अटैचमेंट है मगर वो इस चीज को कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकी। अब यहाँ पर जब अनारू के दोस्त जिन का मजाक उड़ा रही थी तब अनारू ने कुछ नहीं किया, लेकिन वहीं उनके बगल में सुरु को भी मौजूद थी जो उनकी बातों को सुनकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब उसे यहाँ से जाते हुए अनारू ने देख लिया था और तब वो उसे मनाने के लिए निकल पड़ी, पर यहाँ पर सुरु को बिल्कुल भी शांति नहीं होती है क्योंकि उसका मानना था कि अनारू और यूकियात्सु बिल्कुल एक जैसे थे क्योंकि वो पास्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ पाए थे। अब जब ये बात चली रही थी तब मेनमा भी वहाँ पहुँच गयी और वो उनको रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकी और इस तरह सुरुको ने अनारू को कड़वी बातें बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर अनारू को रियलाइज हुआ कि कैसे वो सही में अपने पिछले कुछ पास्ट से बाहर नहीं आ सकी थी। असल में जब वो सभी छोटे थे तब वो खुद अनारू ही थी जिसने जिन से पूछा था कि आखिर वो मेनमा को पसंद करता है कि नहीं। वहीं उस पल में जिन भले ही काफी गुस्सा हुआ था मगर उसने जब मेनमा को स्माइल करते हुए देखा था तब वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और इसी दरमियान फिर वो यहाँ से भाग खड़ा होता
होता है। इसके बाद हम वापस से करंट समय में आते हैं, जहाँ अनारू को अपने जॉब के लिए काफी लेट हो रहा था, इसीलिए वो फटाक से निकल पड़ती है। वहीं इधर मेनमा अब फिर से अकेली हो चुकी थी और वो इधर उधर वापस से जिन का घर ढूंढने लगती है। इसी बीच उधर जिन एक गेम स्टोर में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात अनारू से होती है, जो यहाँ पर जॉब किया करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने 20 साल पुराने पोकेमोन नाम के गेम कंसोल को लिया और अपने घर पर वापस आ गया। अब वो इस गेम का क्या करने वाला है, ये जानने वाली बात थी। फिर आगे हम देखते हैं कि वो गेम खेलते खेलते गहरी नींद में सो चुका था और तभी वहाँ पर मेनमा आ जाती है। अब मेनमा ने जब उस गेम को देखा तब उसे सारी बात समझ में आ गई। असल में ये वही गेम था जिसे वो बचपन में खेलने का विश किया करती थी। यहाँ तक वो ये भी समझ गई थी कि ये सब जिन ने सिर्फ उसी के लिए किया है। अब अगला दिन आता है, जहाँ जिन का दोस्त इशिकावा युकियात्सु से मिलता है, जिसे वो जिन की सारी बात बता देता है कि कैसे उसे मेनमा दिखने लगी है। लेकिन वो इस बात से खुश होने की बजाय काफी नाराज होता है, क्योंकि वो जिन की इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। खैर आगे इशिकावा फिर सीधे जिन के घर पर आ चुका था, जहाँ वो उसके साथ डिनर भी करता है। इसी बीच वो ये भी बताता है कि कैसे वो पोकेमोन गेम को दूसरे लोगों के साथ ट्रेड भी कर सकता है। दरअसल उसका मकसद तो ये था कि जिन अनारू के पास जाकर गेम को खेले। और इसी दरमियान हमारी नजर अनारू पर जाती है, जो अब मेनमा के बारे में सोच रही थी और इसी तरह वो काफी उदास भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनारू को बचपन में मेनमा पसंद थी, मगर उसे उससे इतनी नफरत भी थी। वो असल में तो मेनमा के इनोसेंस से काफी प्रभावित थे, पर यह बात उसके जरिए खुद को उसके कंपेयर में कमजोर समझने लगी थी। फिर इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और तब वहाँ पर जिन और इशिकावा आ जाते हैं, जो उसके साथ गेम खेलने की जिद करते हैं। अब ना चाहते हुए भी अनारू को हाँ करना पड़ता है और वो सभी फ्री होके गेम्स खेलने लगते हैं। इसी बीच जिन नोटिस करता है कि मेनमा खुद को छुपाने में लगी थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके हिसाब से अनारू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इतना सब जानने के बाद तो फिर जिन ने मेनमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने बैठा लिया और इसी तरह फिर वो सभी पुराने दोस्त एक बार फिर से गेम खेलने लगे और मेनमा उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है। इसी बीच मेनमा की नजर अनारू के गेम कंसोल पर लगे स्टिकर पर जाती है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। असल में ये वही स्टिकर था जिसे उसने अनारू को बचपन में दिया था और उसने आज तक उसे संभाल कर रखा हुआ है। और ये बात मेनमा के दिल को छूने के लिए काफी थी। उसे समझ आ गया था कि अनारू उसे अभी भी अपने एक अच्छे दोस्त की तरह ही मानती है। अब यहाँ पर काफी देर गेम खेलने के बाद वो सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। इसके फिर कुछ देर बाद अनारू और जिन की बातचीत होती है, जहाँ अनारू ने जिन को बात मानने के बदले उसे एक काम करने को कहा। असल में वो चाहती थी कि जिन अब अगले दिन से वापस स्कूल आना शुरू कर दे, लेकिन जिन इस बात को काफी लाइटली लेके छोड़ देता है और मेनमा के साथ वापस घर आ जाता है। उसी रात इशिकावा अपने बेस कैंप पर टॉयलेट कर रहा होता है, मगर तभी उसकी नजर एक अनोखी चीज पर जाती है। असल में वो मेनमा के भूत को उसके सामने से गुजरता हुआ देखकर काफी चौंक जाता है। फिर जब अगली सुबह होती है, तब जिन हर बार की तरह सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर उसके पिताजी उसके स्कूल ना जाने पर कुछ बोलते क्यों नहीं है। हाँ यार, क्यों बोलते क्यों नहीं यार, हमारे तो बेल्टों से पिटाई होती थी, साले स्कूल जा नहीं थे, तेरी टांगड़ी तोड़ दूंगा। टांगा टोरी करके ले जाते थे स्कूल। उस बेचारे को इस चीज का कोई जवाब तो नहीं मिला, मगर अब वो कहीं न कहीं स्कूल जाने का सोच रहा था। यहाँ तक मेनमा भी उसे इस चीज के लिए परेशान करने लगती है और आखिर में उसे हार मानकर स्कूल के लिए जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो एकदम अच्छे से तैयार होकर राजा बाबू बनकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है, मगर स्कूल के लिए निकलते ही भाई साहब को काफी गर्मी महसूस होने लगती है, क्योंकि ये उसके डेली लाइफस्टाइल से काफी अलग था। देखो तो स्कूल ना जाने के नाटक देखो इसके। किसी तरह वो स्कूल के सामने तो पहुंचता है, पर वापस घर जाने का मन बना चुका था। लेकिन तभी उसकी टक्कर अनारू से हो जाती है। अनारू उसे स्कूल के लिए आता देख काफी खुश भी हुई थी, मगर जिन ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि अनारू को भनक भी लगे कि उसने ये सब उसके कहने पर किया है, क्योंकि आजकल गलतफहमियां बहुत हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर अनारू के दोनों दोस्त भी आ गए थे और वो उसे जिन के साथ देख के उसका मजाक भी उड़ाने लगी। ये क्या बात है। लेकिन ये बात इधर जिन को पसंद नहीं आती है और वो यहाँ से वापस निकल जाने का सोच लेता है और इस तरह वो एक पार्क में आकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन ने मेनमा को घर पर अकेला छोड़ दिया था और ये पहली बार था जब मेनमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर घर पर अकेले करेगी क्या। मैगी बनाओ, नूडल बनाओ, डोरेमोन देखो, शिनचैन देखो, मैं हूँ शिनचैन लोहारा। आगे हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ की चीजें देखने के बाद मेनमा की नजर जिन की माँ की फोटो पर
पड़ जाती हैं। वो ना जाने क्यों पर मदर को देखकर रोने लगती हैं। इस रोने के पीछे एक बड़ी वजह छुपी हुई थी जिसको हम कहानी के अंत तक जानेंगे दोस्तों। वहीं इधर हम जिन को देखते हैं जो कि ये जानता था कि उसने मेनमा को वादा किया है कि वो स्कूल जाकर ही रहेगा, इसलिए वो वापस घर तो नहीं जा सकता था। लेकिन अब स्कूल तो जाना नहीं उसको, ने घर भी नहीं जा सकता, इसीलिए फिर उसने अपने उसी बेस कैंप वाली जगह पर जाने का सोचा और उधर की तरफ निकल पड़ता है। और यहाँ पर अब उसकी टक्कर इशिकावा से होती है, जो अभी तक इस बात से हैरान था कि उसे कुछ समय पहले मेनमा का भूत देखने को मिला था। वो ये वाली बात जीन से भी शेयर करता है, जो सुनकर जीन बहुत चौंक जाता, हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि वो तो यहाँ से सीधा अपने घर की ओर भाग जाता है ताकि वो मेनमा से जान सके कि कहीं वो घर से बाहर तो ना निकली हो। वो घर पर आते ही मेनमा से इस बारे में पूछने वाला था, मगर तभी उसका ध्यान इस चीज पर जाता है कि कैसे मेनमा ने उसके लिए ढेर सारे ब्रेड क्रम्प बनाए हुए थे। असल में दोस्तों ये ब्रेड क्रम्प उसके लिए काफी खास थे, क्योंकि उसके बचपन में जिन की मदर उसके और उसके सभी दोस्तों के लिए ये बनाया करती थी। और फिर जब उसकी माँ की हालत काफी खराब होने लगी तब जिन को काफी बुरा लगता था, क्योंकि अब वो पहले की तरह उसके दोस्तों के लिए ब्रेड क्रम्प बनाकर नहीं दे पा रही थी। खैर यहाँ पर अब जिन उन ब्रेड क्रम्प को खुशी खुशी खाने का डिसाइड करता है, जिससे ये साफ जाहिर था कि मेनमा ने इसे बनाने में काफी कोशिश करी थी। हाँ, कोशिश तो करी थी पर वो पूरी तरीके से इसमें सफल तो नहीं हो सकती थी। आगे फिर हम देखते हैं कि इसी बीच जिन मेनमा से पूछता है कि क्या वो उसके जाने के बाद कहीं बाहर घूमने तो नहीं गई थी, जिस पर वो ना में जवाब देती है। और ये जानने के बाद जिन काफी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी मेनमा को ये बात रियलाइज हो जाती है कि कैसे इशिकावा ने उसके भूत को देख लिया था, और ये बात उसके लिए काफी हैरानी की थी। यहाँ तक कि मेनमा ने तो अब ये जिद रख दिया था कि वो खुद भी उसके भूत को देखना चाहती है, जो कि किसी मजाक से कम नहीं था। खैर वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि त्सुरुको और युकीयात्सु साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं, और तभी उन्हें इशिकावा का मैसेज मिलता है जिसमें उसने मेनमा के भूत के बारे में सारी बातें बता दी थी। असल में इशिकावा उन दोनों को उसी बेस कैंप पर आने के लिए इनवाइट कर रहा था, ताकि वो बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर इस चीज की खुशी में पार्टी कर सके। आगे हम देखते हैं कि इशिकावा ने अगले दिन जिन को भी खुद के साथ जाने के लिए हामी भरवा दी थी। यहाँ तक कि दूसरी तरफ जब अनारू के दोस्त उसे स्कूल ओवर होने के बाद सब घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, तब उसने उन्हें साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे भी इशिकावा का इनविटेशन मिल चुका था। और इस तरह फिर शाम के समय हो गया था, जहाँ जिन की नजर अनारू पर जाती है, जो कि उसी बेस कैंप पर यानी कि उसकी तरफ जा रही होती है। अब यहाँ पर मेनमा जिन को अनारू के साथ जाने को कहने वाली थी, मगर जिन इस बात से इग्नोर कर देता है और वो कुछ दूर चलने के बाद नीचे गिर जाता है। अब अनारू ने जिन को गिरते हुए देख लिया था, तो वो कहती है, हुई एक छोरो तो नीचे पड़ी गयो, मने घणो मजो आयो। वैसा नहीं कहती है। जैसे वो उसे गिरते हुए देखती है, वो उसे सपोर्ट देने की बात करती है, लेकिन जिन ने उसे साफ साफ मना कर दिया। और इस तरह फिर वो दोनों अलग अलग इस बेस कैंप पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वही रात के वक्त हम उन सभी को इस बेस कैंप पर देखते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात इशिकावा से होती है, जो उन सभी का पहले से ही इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ पर युकीयात्सु को छोड़कर सभी लोग मौजूद थे, जो कि मेनमा के लिए आए हुए थे। इसी बीच इशिकावा उन सभी को एक साथ शामिल करके उनके लिए स्पेशल डिश तैयार करता है, और फिर वो सभी लोग अलग अलग चीजों को खाकर ट्राई करते हैं और थोड़े मजे करते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अनारू और त्सुरुको के बीच में जो कुछ पुरानी अनबन थी, वो भी काफी हद तक अब ठीक हो जाती है। और फिर इसी तरीके से काफी देर तक आई एम ए डिस्को डांसर एंजॉय करने के बाद उनकी नजर युकीयात्सु पर जाती है, जो कि अब खुद भी यहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर सब लोग उसे देखने से ज्यादा उसकी बातों से हैरान हो जाते हैं। असल में युकीयात्सु ने यहाँ पर आते ही उन्हें बता दिया कि कैसे उसने भी जिन और इशिकावा की तरह मेनमा के भूत को देखा है। अब यह बात सुनते ही मेनमा और बाकी सब उसे देखने के लिए भाग निकल पड़ते हैं। अब इधर युकीयात्सु के साथ जिन खड़ा हुआ था, जहाँ युकीयात्सु ने बताया कि वो भी अब उसी की तरह मेनमा को भी देख सकता है, यानी कि अब उन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं बचा था और वो दोनों ही मेनमा को देख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जो कि अब जंगल में मेनमा को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। इसी बीच जिन की टक्कर अनारू से होती है, जहाँ वो ये देखकर हैरान होता है कि आसपास तो कहीं मेनमा के भूत का कोई नामो निशान तक नहीं था। और इस तरह उसे समझ में आ गया था कि युकीयात्सु ने उन्हें झूठ बोला था, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही मेनमा थी जो सिर्फ उसे दिखते थे, और इसीलिए फिर अब वो यहाँ से जाने वाला था। मगर तभी उसे
अनारू रोक देती है और वो उससे ये जानने की कोशिश करती है कि क्या उसे स्कूल के दौरान उसके दोस्तों की बातें बुरी लगी थी। वो उसे राय देती है कि वो चाहे तो उनकी बातों को भुलाकर फिर से स्कूल आ सकता है, जिस पर जीन कहता है कि उसे उसके दोस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो स्कूल से वापस इसलिए आ गया था क्योंकि उसे स्कूल जाने का मन ही नहीं था। इन दोनों की बातचीत चली रही थी कि तभी मेनमा गलती से नीचे नदी की ओर गिरने वाली थी। वो तो सही टाइम रहते जिन ने उसे पकड़ लिया और वो इस चीज से अब काफी गुस्सा भी था, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेनमा अभी जिस जगह पर गिरी थी वो वही जगह थी जहाँ मेनमा की गिरने की वजह से मौत हुई थी। वही इधर सारी बातें समझने के बाद अनारू को खुद की गलती का रियलाइज हो जाता है और इसके बाद फिर वो इसीलिए जिन से पूछती है कि क्या वो अभी भी मेनमा को देख सकता है। और फिर जब जिन ने उसकी बातों में हामी भरी तब अनारू समझ गई कि शायद मेनमा जिन को काफी पसंद करती थी और इसीलिए वो मरने के बाद भी उसके पीछे लगी हुई थी। इसीलिए फिर अनारू अब जिन से कहती है कि अगर वो मेनमा को देख सकता है तब वो उससे काफी अच्छे से पेश आए। और फिर इसी तरह अब काफी समय बीत चुका था, इसीलिए अब वो सभी वापस अपने कैंप पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो यूकीयात्सु को देखते हैं जो कि उनके लिए डिनर तैयार कर रहा था। जब सभी ने उसे बताया अबे झूठ ले साले, क्या झूठ बोलता है, उन्होंने बोला कि कैसे उन्होंने मेनमा के भूत को नहीं देखा, तो फिर यूकीयात्सु कहता है कि शायद मेनमा उन्हें देखना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि वो तो ये भी बोल देता है कि शायद मेनमा उन सभी से ये चाहती है कि वो सभी उसके बारे में भूल जाए। इधर इतना सब सुनते ही मेनमा को काफी बुरा लगता है और वो सभी को समझाने की कोशिश करती है कि वो तो उन सभी को काफी याद करती है और वो उन्हें भूलना नहीं चाहती है। लेकिन वो देखती है कि जिन को छोड़कर हर कोई यूकीयात्सु की बातों में आ चुका था, पर यह बात जिन को सच्ची नहीं लगी थी और इसीलिए फिर वो आगे आता है और उन सभी को वही ब्रेड क्रम्प दिखाता है जिसे खुद मेनमा ने बनाया था। अब हर कोई तो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसे खुद मेनमा ने बनाया था, पर यहाँ जिन उन सभी को विश्वास दिलाना चाहता है कि मेनमा उन सभी के बीच में मौजूद थी और वो उन्हें पसंद भी करती है। लेकिन ये बात इधर यूकीयात्सु को अच्छी नहीं लगती है। फिर आगे वो और जिन वापस अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पर कुछ देर बाद सुरुको ने इशिकावा से पूछा कि आखिर उसने जिस मेनमा के भूत को देखा था कहीं उसने व्हाइट ड्रेस तो नहीं पहना हुआ था, और इस पर इशिकावा का जवाब तो हाँ में था। और अब ये बात सुनने के बाद इशिकावा को लगा कि अगर उसे इतनी सारी बात मालूम है तब खुद सुरुको ने भी उस घोस्ट को देखा ही होगा और इसीलिए वो खुद को छुपा रही है। अब दोस्तों असल में इस मेनमा के भूत का क्या खेल है ये तो हमें आगे कहानी में ही देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जिन अपने घर पर यूकीयात्सु के बारे में सोच सोच कर गुस्सा हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोगों की नजरों में मेनमा को नीचा क्यों दिखाना चाहता है। अब जिन को इतना उदास देखकर मेनमा ने उसे अपने तरीके से मनाने की कोशिश शुरू कर दी। यहाँ पर वो काफी हद तक सफल भी हो जाती है, मगर अब जब जिन के दिमाग में ये सवाल आने लगता है कि क्या मेनमा उसे बचपन में पसंद किया करती थी, क्योंकि अगर वो उसे पसंद नहीं करती थी तब वो उसके सामने भूत बनकर क्यों खड़ी थी। इसी तरह फिर अगला दिन आ जाता है जहाँ जिन के पिता के काम पर जाते ही वहीं पर सुरुको आ जाती है और वो जिन से एक मदद मांगने लगती है। वो जिन को अपने साथ ले जाना चाहती है और लेकर भी चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अनारू अपने दोस्तों के साथ वहीं पर मौजूद थी और तभी उसकी नजर उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ देर बाद उसकी सुरुको से भी मुलाकात होती है जहाँ वो उससे ये पूछती है कि आखिर वो जिन के साथ क्या कर रही है, जिस पर जिन ने बताया कि वो किस तरह यहाँ पर पर्सनल काम करने आए हैं। हमें पता चलता है कि अब ये पर्सनल काम किसी और से नहीं बल्कि यूकीयात्सु से रिलेटेड था। यहाँ पर जिन यूकीयात्सु का इंतजार कर रहा था और जब वो उसके करीब आता है तब वो उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो मेनमा के भूत के बारे में झूठी कहानी क्यों सुना रहा है। असल में उसका मानना था कि यूकीयात्सु ने मेनमा के भूत वाली बात झूठ बोली थी, मगर इतना सब सुनने के बाद भी यूकीयात्सु अपनी बात से नहीं हटता है और उल्टा उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। मगर फिर इसी दौरान जिन उसे चैलेंज करता है कि अगर वो सही बोल रहा है तब उसे अपनी मेनमा वाली भूत के साथ उसी बेस कैंप पर आना होगा ताकि वो सभी को प्रूव करे। लेकिन यहाँ पर यूकीयात्सु उसे एक बार फिर से इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जिन और बाकी सब उसी बेस कैंप पर आ चुके थे जहाँ वो यूकीयात्सु का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो बात अलग थी कि उन्हें इस पल तक समझ में आ गया था कि अब यूकीयात्सु यहाँ पर आने वाला है नहीं। इसी बीच फिर आगे अब वो आपस में मेनमा को लेकर ही बातें करने लगते हैं,
जहाँ इस दौरान इशिकावा ने बताया कि कैसे उसे अब लगने लगा है कि यूकियात्सु ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल झूठ था, और वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके हिसाब से जब मेनमा उन सभी लोगों को एक साथ देखेगी तब वो काफी खुश होगी, न कि दुखी। और ये बात ऑब्वियसली पूरी तरीके से सही भी थी, और ये जानने के बाद तो मेनमा यूकियात्सु पर खुशी से जंप कर देती है। फिर आगे जब इशिकावा कुछ देर के लिए बाहर निकल जाता है तब जिन और बाकी लड़की आपस में बातें करने लगती हैं, और इस पल तक मेनमा के फेक भूत के बारे में भी बातें शुरू होने लगी थी। मगर तभी वहाँ पर इशिकावा आ जाता है और वो सभी को जल्दी से बाहर जाने को कहता है। असल में उसने उन सभी को बताया कि कैसे मेनमा का भूत बाहर ही मौजूद था। इधर जिन तो इस बात से हैरान था कि मेनमा खुद भी इस चीज को लेकर आश्चर्यचकित नजर आ रही थी। इसके बाद फिर जब वो सभी लोग बाहर आते हैं तब उनकी नजर जंगल के बीचों बीच मौजूद मेनमा के भूत पर पड़ती है। अब हर कोई इस चीज को देखकर हैरान था सिवाय सुरुको के, इसीलिए फिर हर कोई जंगल में मेनमा को ढूंढने निकल पड़ा था। मगर इसी बीच सुरुको बिना कोई देरी किए यूकियात्सु को बाहर आने को कह देती है। असल में उसे तो पूरा विश्वास था कि इस भूत के पीछे यूकियात्सु ही मौजूद था, और इसीलिए वो अगले ही पल यूकियात्सु को बाहर आने का कहती है। आगे हम देखते हैं कि वो मेनमा का भूत खुद को छुपाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगता है और एक पेड़ से टकराकर वो जमीन पर गिर जाता है। इतने में जिन और बाकी सभी लोग भी उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ मेनमा का भूत मौजूद था, और हम देखते हैं कि सुरुको का शक सही साबित हो चुका था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो भूत खुद यूकियात्सु ही था। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, और फिर जिन काफी हैरानी के साथ यूकियात्सु से यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यूकियात्सु उसे उसके जवाब को सही तरीके से नहीं दे पाता है, बल्कि वो उल्टा उस पर गुस्सा होने लगता है। फिर जब उन दोनों की बहस काफी बढ़ने लगती है तब वहाँ पर बाकी लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, मगर तभी सुरुको उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। असल में यूकियात्सु के दिल में एक गहरी बात छुपी हुई थी जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा था। वहीं दूसरी ओर यूकियात्सु जिन को बोलता है कि कैसे वो मेनमा की मौत के लिए जिम्मेदार है, और इसीलिए अगर उसके मरने के बाद किसी को मेनमा का भूत दिखना चाहिए तब वो खुद यूकियात्सु होना चाहिए था, न कि जिन। अब ये सुनकर कहीं न कहीं जिन भी उसकी फीलिंग को समझने लगा था, और तभी मेनमा ने जिन को बताया कि वो कैसे उसको अपनी मौत का जिम्मेदार बिल्कुल नहीं मानती है। तो फिर ये सब सुनकर जब जिन ने यूकियात्सु को बताया कि कैसे मेनमा उसे ये सब कहना चाहती है, तब तो वो और भी गुस्सा हो गया। अब उसके भयंकर बढ़ते हुए गुस्से को देखकर मेनमा ने जिन को एक ऐसी बात बताई जो सिर्फ यूकियात्सु को ही मालूम हो सकती थी। यहाँ जिन ने उसे बताया कि कैसे मेनमा उसे उसके हेयर पिन के लिए शुक्रिया कहना चाहती है। बस इतनी बात सुनते ही यूकियात्सु एकदम शांत हो जाता है और वो यहाँ से वापस घर आ जाता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हर कोई वापस अपने घर के लिए भी निकल पड़ता है। वही यूकियात्सु उदास होकर अपने बचपन को याद करने लगता है, जहाँ पर वो ये याद करता है कि कैसे जिन के गुस्सा होने के बाद मेनमा उसे मनाने के लिए उसका पीछा करने लगी थी, और इसी बीच यूकियात्सु मेनमा का पीछा करके उसको रोक देता है। और उस पल वो मेनमा को बताता है कि वो कैसे जिन के पीछे भागकर अपना टाइम वेस्ट कर रही है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल नहीं चाहता है, बल्कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। एक तरह से वो मेनमा को प्रपोज कर चुका था, मगर मेनमा ने भी बिना देरी किए उसे एक स्माइल के साथ रिजेक्ट कर दिया। और इसी टाइम पर यूकियात्सु ने मेनमा को प्रपोज करते वक्त एक हेयर पिन भी रखा हुआ था, जिसे उसने रिजेक्ट होने के बाद काफी दूर फेंक दिया था। अब करंट समय में यूकियात्सु उसी हेयर पिन को देख रहा था, जहाँ उसके पास उस पिन का जोड़ी मौजूद था। वहीं दूसरी ओर हम सुरुको को देखते हैं, जिसने अपने पास उसी हेयर पिन को संभाल कर रखा हुआ था, जिसे यूकियात्सु ने फेंक दिया था। यानी कि सुरुको कहीं न कहीं यूकियात्सु के इस हेयर पिन को अपने दिल से संभाल कर रखना चाहती थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जो कि अब मेनमा के लिए शॉपिंग करने निकल पड़ता है, ताकि वो उसे कुछ भी खाने की चीजें गिफ्ट करके खुश कर सके। और इस तरह वो वापस घर आने के बाद मेनमा के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आ जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि अनारू अपने स्कूल में थी, जहाँ उसकी दोस्त उसे इस बात से गुस्सा थी कि वो उन्हें पहले की तरह टाइम नहीं दे रही थी, और इसी चीज को सही करने के लिए उन्होंने अनारू को उनके साथ कराओके पर चलने के लिए पूछा। और फिर अब ना चाहते हुए भी अनारू को इस चीज के लिए हाँ करना पड़ा, और वो इस चीज के लिए तैयार हो गई। इधर यूकियात्सु और सुरुको साथ में घर जा रहे होते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच में कुछ खास बातें हो नहीं रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि सुरुको और यूकियात्सु के बीच में कुछ खास चल नहीं रहा है। इसी बीच यूकियात्सु की नजर अनारू के ऊपर जाती है, जो अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। अब यहाँ पर अनारू उन दोस्तों के साथ एक क्लब में आती है, जहाँ पर पहले से कुछ लड़के मौजूद थे। वो सभी साथ में एंजॉय
करने लगते हैं। मगर तभी एक लड़का अनारू को उसके साथ घर जाने की बात कहता है और भोली भाली अनारू उसके बातों में आ भी जाती है। मगर वो लड़का उसे घर छोड़ने की बजाय लव होटल में ले आता है। अब यह सब कुछ अनारू को बिल्कुल ठीक नहीं लगता और वो इस चीज के लिए मना भी करती है। तो आखिर में वो लड़का गुस्से में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे अंदर ले जाने की कोशिश करता है। तो इतने में फिर वहाँ पर यूकीयात्सु आ जाता है और वो उस लड़के की बदतमीजी देखकर उसे यहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो अनारू को अपने साथ सेफली घर ले जाने लगता है। वो दोनों थोड़े टाइम बाद ट्रेन में सवार होते हैं और तब उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। इधर अनारू ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो उस लड़के के साथ सहमति से नहीं बल्कि वो तो जबरन उसको अपने साथ ले जा रहा था। अब इस तरह की बातें सुनने के बाद यूकीयात्सु ने साफ साफ अनारू से उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछ लिया। लड़के ना एक नंबर के पागल होते, लड़के से कैसे बातचीत करनी क्या करना कुछ पता ही नहीं होती है। अब ऐसे एकदम बोलेगा तो वो मना ही करेगी, उल्टा उसको ये लगेगा कि मेरे पे चांस मारने के लिए मेरे को बचाया। और होता यही है, अनारू ने बिना देरी किए उसे मना कर दिया और ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी और को चाहती थी। और यहाँ पर यूकीयात्सु इस बात को जानता था कि वो किसी और को नहीं बल्कि जिन को पसंद करती थी और इसीलिए फिर वो उससे यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो उसमें क्या देखती है ऐसा। सबके सब लोगों को जिन ही पसंद क्यों आता है। जिस पर अनारू ने बताना शुरू किया कि वो किसे बचपन से उसे पसंद करते थे, मगर वो ये बात कभी भी उससे शेयर नहीं कर पाई। खैर यूकीयात्सु ये बात पहले से जानता था, इसीलिए वो अनारू को अकेला छोड़ देता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम इशिकावा को देखते हैं जो अब जिन के घर पर डिनर करने के लिए आ जाता है। इधर बातों ही बातों में उसने जिन से ये जानने की कोशिश करी कि क्या मेनमा अभी भी उसके पास मौजूद है। अब यहाँ जिन के हामी भरते ही वो मेनमा से बात करने की कोशिश करने लगा और वो ये से पूछने लगा कि आखिर वो अभी भी इस वर्ल्ड में क्यों घूम रही है। वो तो उससे ये तक पूछ लेता है कि आखिर वो कौन सी विश अधूरी रह चुकी है जिसकी वजह से वो हेवन में नहीं जा पा रही थी। अब यहाँ पर जब ये बातचीत चल रही थी तब इशिकावा बार बार मेनमा के जवाब का इंतजार करने लगता है। वो इस बात को अनदेखा कर रहा था कि वो जिस मेनमा से बात कर रहा है वो असल में मर चुकी है और इसीलिए वो चाह कर भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकती और इसीलिए मेनमा को ये बात काफी दिल तक छू जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस बात का दुख था कि वो चाह कर भी अपने बाकी दोस्तों से बात नहीं कर सकते थे। आखिर में मेनमा को फिर इतना परेशान देख जिन ने इशिकावा को शांत होने को कह दिया और फिर वो खुद ही इस सोच में पड़ गया कि आखिर वो मेनमा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उसे अब ये बात परेशान करने लगी थी कि कहीं वो मेनमा की विश को अनदेखा करके उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। खैर अब अगले दिन जिन इसी बारे में सोचकर बड़ा परेशान हो रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान वो ये भी याद करता है कि कैसे मेनमा उसके स्कूल जाने से काफी खुश हुई थी और इसीलिए अब वो एक बार फिर से स्कूल जाने का सोच लेता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि वो पूरी तरीके से साला मैं तो साहब बन गया टोपी पहन के कैसा एकदम तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। वहीं मेनमा को एक बार फिर से घर पर अकेला रहना पड़ता है जहाँ एक पिछली बार की तरह वो बहुत बोर होने लगती है। जिसके बाद वो जिन की मदर के पास आ जाती है और उनके लिए प्रे करने लगती है। इस बार तो मेनमा जिन की माँ से एक सवाल भी पूछती है। असल में वो ये जानना चाहती थी कि आखिर ऊपर की जिंदगी किस तरह की है। वहीं दूसरी ओर हम जिन को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ उसकी नजर अनारू पर जाती है जो अपने स्कूल टीचर के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में जा रही थी। उसे तो इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आखिर अनारू के साथ क्या हुआ, मगर जब उसके अगल बगल के लोगों की उसने बात सुनी तब उसके कान खड़े हो गए। उसे उन सभी से मालूम पड़ा कि कैसे अनारू को कुछ लोगों ने लवर होटल में जाते हुए देख लिया था और इसीलिए तो उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है। अब आगे जिन अपनी क्लास में बैठा हुआ था और तब तक अनारू भी वापस आ चुकी थी, पर इस पल तक क्लास का हर बच्चा उसके बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा आ जाता है जहाँ अनारू के लिए ये सब काफी ज्यादा हो रहा था और इसीलिए वो चुपके से जिन की मदद भी मांगती है और जिन उसकी मदद के लिए राजी हो जाता है और वो क्लास के बीच में खड़ा होकर सभी को बताने लगता है कि तुम सब लोग कितने गिर चुके हो, क्योंकि वो अनारू की पूरी सच्चाई जाने बिना ही उसके बारे में गलत सलत बोल रहे हैं। वो सभी को समझा रहा था कि बिना सच्चाई जाने अनारू को इस तरह गलत ठहराना ये बिल्कुल गलत बात है। यूकीयात्सु ने सवाल पूछा था नहीं कि जिन में ऐसा क्या है जो उसको पसंद करती है। जिन में ये है, भले वो उससे प्यार नहीं करता लेकिन उसके लिए खड़ा हुआ। हम देखते हैं कि जिन के ऐसा करने से सभी लोग अनारू के बारे में बोलना बंद कर देते हैं
और फिर अनारू जिन का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से बाहर ले जाती है। हम देखते हैं कि वो जिन से काफी खुश थी क्योंकि उसने उसकी काफी बड़ी मदद करी थी। उसी के साथ उसने जिन को बताया कि कैसे सभी लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं क्योंकि वो सच में खुद की मर्जी से लव होटल नहीं जा रही थी। अब इतना सब बताने के बाद वो दोनों अपने बेस कैंप पर चले जाते हैं जहाँ अनारू ने ठान लिया था कि वो अगले कुछ दिनों तक यहीं पर रहने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस हादसे के बाद अनारू के माता पिता उससे काफी गुस्सा थे। इसके बाद जब जिन और इशिकावा अकेले में होते हैं तब वो इस बारे में डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह मेनमा के विश को ढूंढकर उसे फुलफिल कर सकते हैं ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। अभी बात कहीं ना कहीं जिन को थोड़ी हिट करती है क्योंकि उसे भी लगने लगता है कि उसे मेनमा की विश को पूरा करना चाहिए। इसी दौरान हम कुछ लड़कियों को भी देखते हैं जो सुरुको पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि उनके हिसाब से वो हर समय युकियात्सु के आगे पीछे घुमा करती थी और इसकी वजह से वो चाह कर भी उसे अपना नहीं बना पा रही थी। प्यार में कितना ही कुछ कर लो, लड़की के लिए लड़के के लिए उसके जो मन में आएगा वो वही करेगा। सबसे बढ़िया अपना जो प्रेम है वो भगवान से रखो और अपने काम से रखो बस। इधर ये सारी बात चली रही थी कि तभी वहाँ पर खुद युकियात्सु आ जाता है और तब वो लड़कियां यहाँ से निकल जाती हैं। खैर इसके बाद युकियात्सु और त्सुरुको साथ में घर के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ युकियात्सु बार बार त्सुरुको से बात करने की कोशिश कर रहा था मगर वो उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन फिर काफी देर तक इसी तरह चलने के बाद युकियात्सु ने जिन की बात सामने रखी थी जहाँ वो अभी तक उससे गुस्सा था क्योंकि वो हर बार उसे नीचा दिखाने के लिए मेनमा का मुद्दा रख देता था। उसके हिसाब से अगर वो बचपन के उस दिन जिन के कहने पर ना गया होता तब मेनमा उन सभी के बीच में होती। अब ये बात सुरुको को ठीक नहीं लगती क्योंकि उसे ये याद आता है कि कैसे उस दिन उन्हें जिन ने नहीं बल्कि मेनमा ने बुलाया था और उसने उन सभी को किसी सीक्रेट को शेयर करने के लिए बुलाया था जो आज तक अधूरी रह गई है। खैर इसी दरमियान हम फिर से जिन और बाकी दोनों को देखते हैं जो साथ में मौजूद थे और तभी जिन को ख्याल आता है कि उन्हें शायद मेनमा के घर जाना चाहिए और वो सभी ठीक यही करते हैं। वो सभी अगले ही पल उसके घर पहुंच जाते हैं जहां मेनमा की माँ आज तक अपनी बेटी की मौत से दुखी थे पर वो काफी हद तक अब इस चीज को भूल जाना चाहती थी। खैर फिर जिन के कहने पर वो उन सभी को मेनमा के कुछ खास चीजों को देने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद वो सभी मेनमा की उन चीजों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और तब जिन घर भी आ जाता है। लेकिन वो इस दौरान बस यही सोचे जा रहा था कि अगर वो मेनमा के विश को फुलफिल कर देता है तो फिर वो मेनमा को अपनी लाइफ से खो देगा। कहीं ना कहीं उसके ये बात दिल पर गहरा असर कर रही थी और वो इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था। आगे फिर वो जैसे ही घर पर आता है तब मेनमा उसे देख के वेलकम करती है। वही मेनमा के हाथ से डिनर करने के दौरान जिन ने उसे बताया कि वो किस तरह उसके मदर से मिलने पहुंचा था। अब इधर जिन भाई साहब को तो लगा था कि वो उसकी इस बात से काफी खुश होती मगर वो गलत साबित होता है क्योंकि मेनमा इस बात को सुनकर रोने लगती है। अब जिन इस चीज को देखकर पूरी तरीके से हैरान था और तब फिर उसने इस चीज की वजह पूछी। मेनमा कहती है कि वो अपनी माँ को अच्छे से जानती है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो एक बार फिर उसके जाने से मेनमा को याद करे क्योंकि वो जब भी मेनमा को याद किया करते थे तब वो काफी दुखी हो जाया करते थे और वो किसी भी तरीके से अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहते थे। अब यहाँ जिन उसकी बातों को सुनकर उल्टा उसी पर और गुस्सा हो जाता है। असल में उसका मानना था कि वो बार बार अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा करती थी जो कि पूरी तरीके से गलत था। वो इस तरीके से अपनी माँ के बारे में सोचकर गलत कर रही है क्योंकि यह तो उसकी माँ का पूरा हक है। वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी के लिए रो सकती थी। इतना सब कहते कहते जिन तो काफी हाइपर हो जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। यार ये गुस्से के टाइम पर नाक से खून कैसे निकल जाता है? मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कहीं पे। खैर फिर मेनमा उसे संभालने की कोशिश करती है जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो भी जाती है। फिर कुछ देर बाद जिन अपने बेस कैंप के लिए निकल पड़ता है जहाँ वो पहुँचने के बाद अनारू को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है और इसीलिए भाई साहब को यहाँ पर एक बार फिर से धक्का मार खा के बाहर जाना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद वो अनारू से अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लेता है और इस तरह अब अनारू ने भी जिन को बताया कि वो कैसे वापस अपने घर पर गई थी मगर उसकी माँ अभी तक उस पर गुस्सा थी इसीलिए वो यहाँ पर वापस आ गई थी। अब ये बातें चल ही रही थी कि जिन भाई साहब वापस से मेनमा की बातें बीच में घुसेड़ देते हैं। अब उसे बार बार मेनमा की बातें करते हुए देख अनारू उसे एक राय देती है कि उसे अब अपनी लाइफ में मेनमा को छोड़कर बाकी सभी बातें करनी चाहिए। उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ब्रेकअप का दर्द तुम क्या जानो अनारू बाबू कहने से थोड़ी कुछ होता है क्यों दोस्तों।
अब इसी तरह इधर जिन को समझ में आ गया कि अनारू उसके और मेनमा के भूत वाली बात को हल्के में ले रही थी और इसीलिए फिर वो बिना कुछ बोले यहाँ से वापस जाने का सोच लेता है। इसी बीच अनारू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी उन दोनों का पैर फिसल जाता है और एक दूसरे के वो बेहद करीब आ जाते हैं। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। अब इन दोनों का ये मोमेंट चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर इशिकावा आ जाता है और इन दोनों को इसी तरह देखकर हैरान हो जाता है कि हमारे जाने के बाद ये दोनों क्या करते रहते हैं। इसके कुछ देर बाद हम फिर जिन को देखते हैं जो कि अब मेनमा की चाइल्डहुड वाली डायरी को पढ़ रहा था। यहाँ उनका मकसद ये था कि वो किसी तरह मेनमा के विश को जान सके। वो इस डायरी को पढ़ने के बाद ये जानकारी पाते हैं कि कैसे उसने अपने बचपन का हर एक दिन को लिखा हुआ था। यहाँ तक कि उसने तो वो पल भी लिखा था जिसमें वो जिन की मम्मी के घर पर जाकर खूब एंजॉय किया करती थी और उसी दौरान मेनमा के मदर की हालत काफी खराब भी चल रही थी। खैर इसी बीच उनकी नजर एक अनोखी सी विश पर जाती है जिसे मेनमा बचपन में ही फुलफिल करना चाहते थे। असल में वो अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर फायर वर्क का काम करना चाहती थी, पर यह काम किसी मुश्किल काम से कम नहीं होने वाला था। आगे फिर कुछ देर बाद उन सभी के बीच में यूकियात्सु भी आ जाता है जो किसी तरह मेनमा का विश फुलफिल करके जिन के प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता था। उसे पता चलता है कि कैसे उन्हें फायर वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए कमेटी से लाइसेंस लेने की जरूरत थी। अब यहाँ पर इतना सब होने के बाद जिन वापस अपने घर पर आ जाता है जहाँ वो मेनमा के लिए डिनर तैयार करता है ताकि वो उसे खुश कर सके। यहाँ पर वो इस तरह का काम करके मेनमा से एक रिक्वेस्ट फुलफिल करवाना चाहता था। उसने मेनमा को बताया कि वो किस तरह कल के दिन से स्कूल जाने वाला है, इसीलिए उसके स्कूल जाने के बाद वो घर पर ही रहेगी। यहाँ पर जिन ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो मेनमा के विश को उसको बिना बताए उसको पूरा करने के काम पर लग जाए। अब अगले दिन वो स्कूल के बहाने अपने बेस कैंप पर आ जाता है जहाँ हर कोई उसे स्कूल ड्रेस में देखकर हैरान था। इसके बाद जब वो सभी डायरी में फायर वर्क का प्लान देखने लगते हैं तब उनकी किस्मत काफी खराब साबित होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बचपन में जिस तरह का रॉकेट बनाने का डिसाइड किया था वो बिल्कुल बचकाना था और एक एडल्ट के लिए किसी मजाक से कम नहीं था। मगर जिन और बाकी लोग मेनमा के इस प्लान को फुलफिल करने का सोच लेते हैं। वहीं पर फिर जब रात के वक्त वो सभी साथ में घर जा रहे होते हैं तभी त्सुरू को यूकियात्सु से जिन को मेनमा के उस विश के बारे में बताने वाली थी जिसे मेनमा ने खुद बताया था। मगर यूकियात्सु जिन से इस बात को शेयर नहीं करता है क्योंकि उसे खुद मेनमा ने जिन से इस बात को छुपाने को कहा था। खैर आगे फिर जिन घर आने के बाद अपने पिता से फायर वर्क के बारे में जानने लगता है। जिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रख रहा था कि वो जब जब भी अपने पिता से बात कर रहा होता है तब वो मेनमा से छुपकर ही करे ताकि वो इस चीज को छुपा कर रख सके। इसी तरह फिर अगले दिन जिन अपने दोस्तों के पास आता है जहाँ वो उनको रिवील करता है कि कैसे उन्हें अगर लाइसेंस लेना है तब उसे कुछ पैसे को देना होगा। इसीलिए अब जिन खुद की मेहनत से काम करने का डिसाइड कर लेता है ताकि वो जल्द से जल्द पैसों का जुगाड़ कर सके। और फिर हम देखते हैं कि वो अनारू के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। शुरू में तो जिन को जॉब करने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि वो लोगों से घुलने मिलने में काफी कमजोर था, मगर वो मेनमा के खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसी बीच जिन के घर पर जब उसके पिता मौजूद थे तब उनके पास जिन की टीचर आ जाती है। यहाँ पर वो पिताजी को बताती है कि कैसे उन्होंने जिन को स्कूल जाने के बजाय काम करते हुए देखा था। अब जिन के पिता अपने बेटे की इस चीज से बिल्कुल गुस्सा नहीं थे क्योंकि वो किसी भी तरीके से उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते थे। पर यहाँ पर मेनमा भी मौजूद थी जो ये जान के हैरान थी कि कैसे जिन अपने स्कूल जाने के बहाने कहीं पर काम करने जा रहा है और इसीलिए वो मैडम अगले ही पल उसे ढूंढने निकल जाती है। वो काफी मुश्किल से अपने बेस कैंप पर जाती है जहाँ उसकी नजर अनारू पर पड़ती है जो फोन पर बात कर रही थी। उसे उसकी बातों से मालूम पड़ रहा था कि कैसे जिन पास के ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने गया था और मेनमा को ये भी मालूम पड़ गया था कि वो किस तरह मेनमा के फायर वर्क वाले विश को पूरा करने में लगा था। वो अगले ही पल जिन को देखने के लिए निकल पड़ती है जहाँ पर वो देखती है कि जिन काफी मेहनत कर रहा था। जिन को इतनी मेहनत करते हुए देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, पर कहीं ना कहीं वो इस चीज से खुश भी थी कि वो उसके लिए इतना सब कर रहा था। इसी तरह फिर रात हो जाती है और जिन वापस अपने घर आ जाता है। तब मेनमा अपने पूरे दिल से उसके लिए डिनर तैयार करती है और उसे उसके सामने प्रेजेंट करती है। कितना अच्छा सीन है, कैसा प्रेम है। आदमी पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके घर आ रहा है और बीवी प्यार से उसके लिए खाना बना रही है। आहा।
अब ज्यादा भी इसमें मदहोश मत हो जाना मेरे सिंगलो। अगले दिन पर चलते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन कमिटी ऑफिस के पास आकर उन्हें पैसे के बदले लाइसेंस देने की बात करता है, पर वो लाइसेंस देने से इनकार कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो शुरू से उन बच्चों को मना करना चाहता था। दरअसल इसके पीछे की वजह यह थी कि इस कमेटी के हेड कोई और नहीं बल्कि मेनमा के पिता ही थे, और वो किसी भी हालत में फायरवर्क के लिए अलाउ नहीं करने वाले थे। इधर हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे मेनमा के पिता ये सब इसलिए करने से मना कर रहे थे क्योंकि जो मेनमा की मदर है वो आज तक अपनी बेटी की डेथ से उभर नहीं पाई थी, और उनकी नजर में फायरवर्क करना इन सब बच्चों का सिर्फ एक खेल था। खैर अब अगला दिन आ जाता है और जिन और उसके सभी दोस्त एक साथ इकट्ठा होते हैं ताकि वो मेनमा की मदर से बात कर सके, क्योंकि इन सबको लग रहा है कि मेनमा की माँ इस डिसीजन में मदद करने की कोशिश करेगी, और इसीलिए अब फिर ये सब लोग मेनमा की मदर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर इस दरमियान जिन बस यही सोच रहा था कि अगर मेनमा को मालूम पड़ गया कि कैसे वो सभी उसके घर पर आए हुए थे तब वो काफी दुखी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी मेनमा के घर पर आ जाते हैं, जहाँ उन्होंने जो भी सोचा था ठीक उसका उल्टा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेनमा की मदर उन्हें फायरवर्क वाली चीज के लिए मना कर देती है। यहाँ उनका मानना था कि कैसे उनकी बेटी के जाने के बाद से वो काफी अकेली हो चुकी थी, और वो तो मेनमा के दोस्तों से ये भी कह देती है कि तुम लोगों को उसकी मौत का कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, उल्टा तुम लोग तो इस फायरवर्क वाली चीज को सिर्फ अपने मजाक के लिए करने वाले थे ताकि तुम खुद का एंजॉयमेंट कर सको। और इतना सब कहने के दौरान मदर की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और तब उन सभी को रियलाइज होता है कि वो लोग इस तरह की बातें करके मदर की फीलिंग से खेल रहे थे। इसीलिए फिर जब वहाँ पर मेनमा का भाई आता है तब वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। और इस पल के बाद यूकीयात्सु ने सभी को राय दी कि अब उन्हें मेनमा के बारे में भूलकर अपनी लाइफ में आगे जाना चाहिए, और इधर हर कोई उसकी इस बात से सहमत नजर आ रहा था। मगर जिन ने तो ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो किसी भी तरीके से मेनमा के विश को फुलफिल करेगा। यहाँ तक कि वो तो खुद अकेले ही दिन रात मेहनत करने का सोच लेता है, और वो सिर्फ ऐसा बोलता नहीं है, करता भी है। एक पॉइंट तो ऐसा भी आ जाता है जहाँ अनारू उसे इतना मेहनत करता देख उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहती है, पर यहाँ जिन तो जिद पर अड़ा हुआ था। और तब फिर अनारू ने ऐसा कुछ किया जिसका जिन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यहाँ पर अनारू रिवील करती है कि कैसे जब बचपन में जिन ने मेनमा की प्यार वाली बात पर मना कर दिया तब उसको तो काफी खुशी हुई थी। असल में अनारू काफी पहले से ही उससे प्यार करने लगी थी, पर वो जितना हो सके उतना इस बात को दिल में छुपा कर रखना चाहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि ये बात जानने के बाद भी जिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने मेनमा की विश को फुलफिल करने का मन बना लिया था। पर तभी अनारू उसे याद दिलाती है कि वो किस तरह मेनमा की विश को फुलफिल करके उसे हमेशा के लिए खो देगा। अब जिन उसकी इस बात को सुनने के बाद यहाँ से निकल जाता है, और वो काफी हद तक इस बात से सहमत भी था कि ये बात तो सही है, अगर वो मेनमा की विश को फुलफिल कर देता है तो वो तो उसे हमेशा के लिए खो देगा। इसी तरह फिर जब वो घर आता है तब वो मेनमा को नींद से उठाता है। इस दरमियान मेनमा ने जैसे ही देखा कि जिन के हाथों में तो ढेर सारी मिट्टी लगी है तब वो उन्हें साफ करने में लग जाती है। इधर जिन तो वही बातें लगातार सोचे जा रहा था, और वो किसी भी हालत में मेनमा से दूर नहीं होना चाहता था, और इसीलिए वो रोने लग जाता है। लेकिन अब मेनमा इस चीज को समझ नहीं पाती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो उल्टा उसके लिए वो भी उदास हो जाती है। वही जब अगली सुबह होती है तब जिन ने एक बार फिर से मन बना लिया था, क्योंकि वो मेनमा को सिर्फ इसीलिए तो देख पा रहा था क्योंकि उसे मेनमा की किसी विश को पूरा करना था, और इसीलिए वो उसकी इस विश को पूरा करने का डिसाइड कर लेता है। फिर कुछ देर बाद जिन अपने फादर के साथ अपनी मदर की फ्यूनरल पर जाता है, जहाँ वो इसी दरमियान रियलाइज करता है कि कैसे मेनमा की मदर अपनी बेटी के गम में पूरी तरीके से डूब चुकी है। यहाँ तक कि विश जैसी बातों को सामने रखने से वो सिर्फ उन्हें नुकसान पहुँचा रहा था। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मेनमा जिन की तलाश में बाहर घूम रही होती है, और तभी उसकी नजर इशिकावा पर जाती है, जो कि जिन की ही तरह एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था ताकि वो जिन को उसकी विश को पूरा करने में मदद कर सके। इधर इशिकावा का मोटिव जानने के बाद मेनमा को समझ आ गया कि आखिर कैसे उसकी माँ ने क्या किया था। खैर अब वो वापस से जिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जिन जब पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है तब उसकी मुलाकात मेनमा के भाई से होती है, जो यहाँ पर जिन से ही कुछ बात करने आया था। इसी बीच दूसरी तरफ सुरुको यूकीयात्सु को कॉल करती है और उसे ये बताने की कोशिश करती है कि कैसे उसे जिन के घर से एक अनजान
कॉल आई थी। अब यहाँ इन दोनों के लिए हैरानी की बात यह थी कि उनके हिसाब से जिन तो अपने काम पर गया हुआ था और उन्हें जिन के घर से कोई कॉल कर ही नहीं सकता है, और इसीलिए अब एक तरह से उन्हें ये लगने लगा कि शायद ये कॉल उन्हें मेनमा ने किया था। और जब यूकीयात्सु इस बारे में सोच रहा था कि तभी उसे भी वही कॉल आ जाती है। वहीं इस तरफ जिन मेनमा के भाई के साथ बात कर रहा था और यहाँ वो अपनी माँ की गलतियों के लिए जिन से माफी मांगता है। इसी के साथ उसने जिन को यह भी बताया कि कैसे वो बचपन में अपनी बहन के साथ बेस कैंप पर जाने की जिद करता था, मगर मेनमा ने उसे साफ साफ मना कर दिया था और उसे घर पर रहकर परिवार की देखभाल करने को कहा था। खैर यहाँ पर बातचीत खत्म होने के बाद जिन वापस से बेस कैंप पर पहुँच जाता है, जहाँ वो पहले से यूकीयात्सु और सुरुको को मौजूद देखकर बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो दोनों सारी बातें जिन को बता देते हैं और जिन को समझ आ गया कि शायद इन सब में मेनमा का ही हाथ था। अब यहाँ पर मेनमा का नाम सुनते यूकीयात्सु को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जिन से फाइट तक करने का सोच लेता है। देखते ही देखते ये बहस काफी बढ़ चुकी थी और हर कोई जिन पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि वो हर बार अपने आप को सही साबित करने के लिए मेनमा का ही नाम ले रहा था। अब जिन भले ही सच कह रहा था, मगर उन सभी को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर आगे हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पर खुद मेनमा भी आ जाती है, जो उन्हें इस तरह लड़ते देख काफी दुखी हो जाती है। आखिर में फिर मेनमा अपनी डायरी के पास जाती है और वो उसमें कुछ लिखने के बाद उसे नीचे गिरा देती है। अब वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई हवा तो चल नहीं रही थी जो उस डायरी को नीचे गिरा सके। इसीलिए जब अगले ही पल वो उस डायरी को चेक करते हैं, तब वो सभी ये देखकर हैरान होते हैं कि कैसे मेनमा ने उसके अंदर उन सभी को फाइट करने से मना कर रही थी। आगे यूकीयात्सु जब डायरी में लिखे हुए हैंड राइटिंग को चेक करता है, तब वो भी पूरी तरीके से हैरान हो गया। अब ये वही पल था जब हर किसी को विश्वास हो गया कि अब तक जिन जो कुछ भी बोल रहा था वो झूठ नहीं था, वो सही में मेनमा से ही बात कर रहा था। इस तरह फिर कुछ देर बाद हम वापस से मेनमा को देखते हैं, जो अब सभी के लिए अपने हाथों से ब्रेड क्रम बनाकर उन्हें खिलाने वाली थी। इधर हर कोई इस चीज को देखकर हैरान था, मगर उन्हें इस पल तक ये तो विश्वास हो चुका था कि वो सही में मेनमा के भूत से ही बात कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि अब यूकीयात्सु भी मेनमा से बात करना चाहता था, मगर हर बार मेनमा का जवाब खुद जिन दे रहा होता है, जिससे यूकीयात्सु काफी गुस्सा हो जाता है। आखिर में वो मेनमा को खुद उससे बात करने को कहता है, जहाँ मेनमा उसकी बातों को मानने के बाद एक पेज पर कुछ लिखने की कोशिश भी करती है, पर वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाती है। असल में वो सिर्फ अपनी उन्हीं डायरी में लिख सकती है और उसके जरिए लोगों से बात कर सकती है। खैर यहाँ पर फिर कुछ देर बाद सभी लोग वापस से अपने घर जाने लगते हैं और इसी बीच अनारू काफी भावुक हो जाती है। असल में उसका मानना था कि मेनमा ने उन्हें अपने बचपन की गलतियों के लिए माफ कर दिया है, वरना वो उन लोगों के सामने भूत बनकर नहीं आती। मगर यहाँ सुरुको ने उसके दिल को तोड़ते हुए बताया कि उसने जो बचपन में किया था उसके लिए मेनमा उसे कभी माफ नहीं कर सकती। यहाँ तक वो उसके नजर में सिर्फ इसीलिए भूत बनकर आई थी क्योंकि वो उन लोगों को माफ नहीं कर सकती थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकीयात्सु भी सुरुको की बातों से सहमत नजर आता है और वो सभी को ये राय देता है कि उन लोगों को जल्द से जल्द मेनमा के विश को पूरा करके उसे हेवन में भेज देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम जिन और मेनमा को देखते हैं, जो अब साथ में सोने लगे थे और इस दौरान उनके बीच में एक अनोखा मोमेंट भी क्रिएट होता है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि जिन एक बार फिर से कमेटी मेंबर के घर पर आ चुका था ताकि वो उनसे मदद की गुहार कर सके। अरे बाबा प्लीज मदद कर दो यार मेरी, यार ऐसा क्या करते हो यार तुम। मगर वो उसे फिर से मना कर देता है, चल फट। इसी बीच जिन को वो पल भी याद आता है जब अनारू ने उसे प्रपोज किया था, मगर वो इस चीज को थोड़ा इग्नोर करते हुए अनारू से उसकी मदद करने को कहता है। असल में वो अगले कुछ दिनों तक कंस्ट्रक्शन के जॉब पर बिजी होने वाला था, इसीलिए वो बुक स्टोर पर उसकी एब्सेंस में मदद करने को कहता है। अब इस पल के बाद हम फिर से यूकीयात्सु और सुरुको को देखते हैं, जो अब मेनमा के फादर के पास आ चुके थे ताकि वो उन्हें परमिशन देने के लिए मना सके। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि वो उनके इस परमिशन को मना कर देते हैं, जिस पर यूकीयात्सु अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उन्हें रिवील करता है कि कैसे वो मेनमा को पसंद करता था और अगर वो मेनमा की विश को फुलफिल नहीं करता है तब वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर मेनमा के फादर काफी हद तक उसके इस जज्बात से भावुक हो जाते हैं। वहीं अगले ही पल जिन और बाकी सब लोग परमिशन पाने के बाद
कमिटी मेंबर के घर आकर फायर क्रैकर की तैयारी करने लग जाते हैं। यहाँ पर अनारू देखती है कि कैसे जिन मेनमा के मौजूद होने से उसे पूरी तरीके से भूल चुका है। उसे समझ आ चुका था कि वो चाहकर भी जिन को अपना नहीं बना सकती, क्योंकि वो अपने पूरे दिल से मेनमा को पसंद करता था। खैर इसके बाद अनारू के पास यूकियात्सु आ जाता है और वो रिवील करता है कि कैसे वो जिन पर खुद गिव अप करके अपनी कमजोरी को दिखा रही है। वो उसे राय देता है कि अगर वो जिन को पसंद करते हैं तब उसे मेनमा को हेवन में भेजना होगा। यहाँ पर यूकियात्सु उससे ये भी कहता है कि अगर वो जिन से गिव अप करना चाहती है तब वो उसके लिए मौजूद होगा, जैसे कि उसने ट्रेन में उससे बोला था। इधर अनारू ये बात सुनने के बाद उससे काफी दूर चली जाती है और बाद में उसे रियलाइज होता है कि यूकियात्सु ने सिर्फ उससे मजाक किया था। लेकिन इसी दौरान सुरुको यूकियात्सु की इस बात को सुन चुकी थी और वो अंदर ही अंदर इस चीज से काफी दुखी भी होती है। असल में वो यूकियात्सु को पसंद करती थी, मगर वो उसे अनारू के साथ देखकर थोड़ा जेलस फील करती है और वो यहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिन अपने काम के लिए जाने वाला था, मगर वो जाने से पहले मेनमा को इशिकावा के साथ छोड़ देता है। इधर इशिकावा इस चीज को काफी खुशी से ले लेता है और वो बाद में मेनमा से बात करने की भी कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो मेनमा को पेज पर लिखने के लिए कहता है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। और फिर कुछ समय तक ऐसा करने के बाद मेनमा यहाँ से चली जाती है और वो एक ब्रिज के पास जाकर रुक जाती है। असल में उसकी नजर ब्रिज के नीचे मौजूद किसी चीज पर जाती है। वहीं दूसरी ओर जिन भी अपना काम करके घर आ चुका था, मगर वो मेनमा को गायब देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और इसीलिए वो अगले ही पल फटाक से मेनमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद वो उसी ब्रिज के पास आ चुका था जहाँ उसे मेनमा की आवाज सुनाई देती है। वहाँ जाकर जब उसने पुल के नीचे देखा तब वो मेनमा को देखकर हैरान हो गया और वो फटाक से उसके पास जाने लगता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक पल के लिए नीचे की ओर गिरने लगा और यह देखकर मेनमा काफी परेशान हो गई। यहाँ तक कि वो जिन को डांटने भी लगी कि क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो क्या, देख के नहीं चल सकते क्या, मैं तुम्हें खुद की तरह इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकती। यहाँ मेनमा ये भी रिवील करती है कि कैसे उसने नदी के अंदर एक बड़े से फिश को देखा था और इसीलिए वो उस फिश को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि जिन के पुराने जख्म हरे हो जाते हैं, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और खुद उस पानी में चला जाता है। इसके बाद अगला दिन आ चुका था जहाँ मेनमा हर दिन की तरह जिन की मदद से प्रे करती है और वहीं जिन आम दिनों की तरह काम में लगा हुआ था। इसी दौरान हम अनारू को भी देखते हैं जो अपनी मदर से काफी रूडली बात कर रही थी, मगर उसे इस बात के लिए खुद पर रिग्रेट भी था। इसके बाद हम सुरुको को भी देखते हैं जिसे उसके दोस्त अभी तक परेशान कर रहे थे क्योंकि वो किसी भी हालत में यूकियात्सु के करीब जाना चाहती थी। ये बात सुरुको को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसीलिए वो उन्हें भला बुरा कहकर यहाँ से जाने लगती है। मगर सुरुको को ये सब करते हुए देख यूकियात्सु देख लेता है और इसीलिए वो उसे इस बारे में पूछने लगता है, मगर यहाँ पर सुरुको उसे कोई भी जवाब दिए बिना यहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से जिन और मेनमा को देखते हैं जो इशिकावा से मिलने आए थे ताकि वो कल के दिन मेनमा के जाने से पहले एक पार्टी रख सके, और ऐसा इसलिए ताकि वो मेनमा के जाने से पहले उसे अपनी तरफ से विश कर सके। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी के लिए मेनमा की मदर और बाकी घर वालों को भी इनवाइट किया था, लेकिन मेनमा की मदर उन सभी के इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ खड़ी थी। असल में उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बच्चे इस तरह का काम करके क्या साबित करना चाहते थे और इसीलिए वो वहाँ जाने से मना कर देती है। खैर यहाँ पर भले ही मदर इस चीज के खिलाफ थी, मगर मेनमा का भाई किसी भी हालत में उस जगह पर जाने वाला था। लेकिन इधर मदर को तो ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी उनके पति उनके पास आते हैं और वो उन्हें समझाते हैं कि कैसे वो फायर वर्क में शामिल होकर खुद को रिलीव महसूस करवा सकती हैं। एक तरह से वो उन्हें भी शामिल करने के लिए मना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अनारू और यूकियात्सु साथ में मौजूद थे, जहां अनारू उससे ये बात शेयर कर रही थी कि कैसे वो मेनमा के जाने के बाद कितनी खुश हुई थी। असल में उसे लगने लगा था कि वो इस तरीके से जिन के करीब आ सकेगी, मगर कहीं ना कहीं वो गलत थे क्योंकि मेनमा के जाने के बाद जिन धीरे धीरे हर किसी से दूर होने लगा। यहाँ तक कि जब इतने सालों बाद उसकी लाइफ में मेनमा की वापसी हुई तभी वो सभी लोग एक साथ मिल सके थे। एक तरह से वो इस चीज से हार मान चुकी थी। वो मेनमा के होते हुए कभी भी जिन के करीब नहीं जा सकती थी। वहीं दूर खड़ी सुरुको इन दोनों को देख रही थी और वो यूकियात्सु पर नाराज भी हो चुकी थी। खैर यहाँ पर वो यूकियात्सु को डाइवर्ट करते हुए उसे कॉल करती है और उसे याद दिलाती है कि उसे किस तरह मेनमा की आखिरी विश याद आ चुकी है। अब यहाँ पर उसने यूकियात्सु को ये भी बताया कि इस चीज में खुद अनारू का भी इस्तेमाल होने वाला था। इसके बाद अब
वो समय आ चुका था जहाँ जिन और इशिकावा मेनमा के लिए पार्टी सेलिब्रेट करने वाले थे और इसी दौरान वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद मेनमा उन सभी के साथ सेलिब्रेट करके काफी खुश हो जाती है और यहाँ तक उन्हें डायरी पर कुछ लिख के भी बताती है। उसने बताया कि वो किसी भी हालत में उन सभी को एक दूसरे से दोस्ती तोड़ते हुए नहीं देख सकती है। वो उन्हें हमेशा एक दोस्त की तरह देखना चाहती है। अब फिर सबसे आखिर में युकियात्सु अपने एक नए आइडिया के साथ आता है जहाँ वो मेनमा और जिन को ठीक उसी तरह का सीन क्रिएट करने को कहता है जहां उन्होंने बचपन में एक दूसरे को प्रपोज करते वक्त किया था। अब यहाँ पर युकियात्सु एक बार फिर से जिन से ये पूछता है कि वो मेनमा को पसंद करता है, जहाँ पर जिन फिर से उन पल को रिक्रिएट होता देख काफी परेशान होता है। मगर जब फिर हर कोई इस चीज को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहा था तब जिन खुद भी इसमें शामिल हो जाता है, जहाँ पर वो खुद को काफी रोकने के बाद भी मेनमा को अपने दिल की बात बताई देता है, जहाँ पर वो उसे पसंद करता था। अब वो इतना कहने के बाद यहाँ से फिर से भागने लगता है, मगर इस बार इशिकावा उसे भागने से रोक देता है। वहीं दूसरी ओर मेनमा जिन के फीलिंग्स को सुनकर काफी हैरान थी और उसकी आंखों से आंसू तक आने लगते हैं। खैर फिर ये पार्टी खत्म हो जाती है और फिर हम अनारू और त्सुरुको को साथ में घर जाते हुए देखते हैं। इधर अनारू तो इस बात से रो रही थी क्योंकि जिन ने कन्फेस कर दिया था कि वो शुरू से ही मेनमा को पसंद करता था। यहाँ पर इस तरह से उसके दिल का एक बड़ा बोझ भी खत्म हो चुका था। अब वो यहाँ पर इसी चीज पर दुखी थी कि तभी त्सुरुको ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। वो यहाँ पर कहता है कि वो उससे ज्यादा दुखी है क्योंकि वो खुद युकियात्सु को पसंद करती है, पर वो भी मेनमा को पसंद करता था। यहाँ तक कि वो तो ये भी जानती थी कि अगर वो मेनमा के बाद किसी और को ढूंढता है तो वो खुद अनारू ही होगी। खैर यहाँ पर अनारू से समझाती है कि वो किस तरह जिन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती है और यहाँ तक उसका युकियात्सु के साथ कुछ नहीं चल रहा था। अब इस बात को सुनने के बाद त्सुरुको ने अनारू को बताया कि वो खुद भी यही चाहती है, इसीलिए वो मेनमा को हेवन भेज के जिन को अनारू के साथ लाएगी ताकि फिर वो जितना हो सके उतना युकियात्सु के करीब आ सके। इधर इसके बाद हम जिन और मेनमा को देखते हैं जो अब घर जा रहे होते हैं और इसी बीच मेनमा काफी खुशी से जिन से ये जानने की कोशिश करती है कि उसने उसे जो कुछ भी कन्फेस किया था क्या वो बिल्कुल सच था, और इसका जवाब जिन हाँ में देता है। और फिर आगे जिन दिल पर पत्थर रखते हुए मेनमा से ये तक पूछ लेता है कि क्या तुम अपनी विश को भूल नहीं सकती, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ नहीं रह सकती क्या। लेकिन मेनमा इस चीज से मना कर देती है क्योंकि वो हेवन में जाने के बाद एक अलग लाइफ के साथ रीबर्थ होना चाहती थी। यानी कि अब वो पल आ चुका था जब मेनमा अपनी विश को फुलफिल करके एक नई जिंदगी की तलाश में निकल जाए। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगला दिन आ जाता है। मेनमा जिन के माँ को देखती है जो उसे कुछ बताने वाली थी, मगर तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो होश में आ जाती है। और आज वही दिन था जब मेनमा के विश को पूरा करा जाने वाला था। हर कोई पूरी तैयारी के साथ फायर वर्क के वर्क में लग चुका था। यहाँ तक कि मेनमा का भाई और उसके बाकी परिवार वाले भी इस जगह पर आ चुके थे ताकि वो अपने बेटी के विश को फुलफिल होते हुए देख सके। लेकिन इसी बीच जिन अब ये सोचकर परेशान होने लगा कि अगर उन्होंने मेनमा की विश को फुलफिल कर दिया तब तो वो उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अब आगे जैसे ही रॉकेट को जलाए जाते हैं तभी जिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस पल के बाद जिन को लगा कि अब मेनमा उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी, मगर जब उसने पलट के देखा तब वो उसे वहीं पर मौजूद देखकर एकदम हैरान रह गया। हम सब लोग भी हैरान रह गए। असल में मेनमा अभी तक यहीं पर मौजूद थी और ये बात जानने के बाद हर कोई हैरान रह गया। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग वापस अपने घर की ओर चले जाते हैं, जहाँ इसी बीच जिन तो सिर्फ यही सोचने में लगा था कि आखिर वो मेनमा को हेवन भेजने में कैसे सफल नहीं हो पाया। एक तरह से अब उसे ये लगने लगा था कि कैसे मेनमा का विश कुछ और ही था। फिर कुछ समय बाद जब जिन नहा के बाहर आ रहा होता है तभी उसे युकियात्सु का कॉल आता है और वो अगले ही पल उसे बिना मेनमा के आने के लिए कह देता है। असल में यहाँ पर सभी दोस्त एक साथ इकट्ठा हुए थे और वो इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर उन्होंने किस तरीके से मेनमा के विश को जानने में गलती कर दी। वहीं इधर अनारू इस बात पर रोने लगती है कि उसने मेनमा के बारे में काफी कुछ गलत सोचा था। यहाँ तक कि वो इतनी गलत थी कि वो उसे सिर्फ इसीलिए हेवन भेजना चाहती थी ताकि वो जिन के करीब
पा सके। अब उसे इस तरीके से कन्फेस करता हुआ देख यूकी यात्सुने भी बताया कि वो भी किसी दूध का धुलावा नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही जिन से नफरत करता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो सिर्फ इकलौता आदमी था जिसे मेनमा दिखाई देती थी, बल्कि वो तो उससे ज्यादा मेनमा को प्यार करता था। वहाँ पर यह सारी बातें चलने के कारण हर कोई इमोशनल हो जाता है। और इसी बीच हम फिर से मेनमा को देखते हैं, जो अब धीरे धीरे यह महसूस करने लगी थी कि अब वो इस दुनिया से गायब होते जा रही है। वहीं दूसरी ओर तो दोस्तों के बीच में अभी तक बहस चल रही थी, और अब खुद सुरु को आगे आते हुए एक ऐसी चीज रिवील करती है जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। उसने बताया कि कैसे बचपन में यूकी यात्सु ने मेनमा को हासिल करने के लिए प्रपोजल वाली बात जिन से पूछी थी, ताकि वो उनका रिएक्शन देख सके। अब इसी बीच सुरु को खुद यूकी यात्सु से प्यार करती थी, और वो मेनमा को सारी बात बता चुकी थी, मगर मेनमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बस अपने सभी दोस्तों को एक साथ देखना चाहती थी। अब यहाँ पर इतना सब सुनने के बाद इशिकावा भी खुद पर काफी गुस्सा होने लगता है, और उसने बताया कि वो अगर मेनमा की विश को फुलफिल नहीं करेगा तब वो खुद को माफ नहीं कर सकेगा। दरअसल बात यह है कि जब मेनमा की मौत हुई तब वो खुद उस जगह पर मौजूद था, मगर कुछ ना कर पाने के कारण वो खुद को दोष देता रहा, और उसे इसी चीज का गम था कि अगर वो उस दिन कुछ कर पाता तो आज मेनमा उन सभी के बीच में होती। हम देखते हैं कि यहाँ पर हर कोई अपने दोस्तों के सामने अपने गम को बांट रहा था। इसी बीच हम मेनमा को देखते हैं जो काफी शांत खड़ी हुई थी, मगर तभी वहाँ पर जिन के पिता आ जाते हैं, जो अब अपनी पत्नी के फोटो के पास बैठकर इस बात की खुशी मना रहे थे कि जब से जिन अपने सभी दोस्तों से मिला है तब से वो काफी खुश रहने लगा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मेनमा को ये भी याद आने लगता है कि आखिर उसने जिन की मदर से क्या बात करी थी, और ये बात उसकी आखिरी विश से जुड़ी हुई थी। वहीं दूसरी ओर अब वो सभी दोस्त अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करने के बाद मेनमा को एक साथ हेवन में भेजने का डिसाइड कर लेते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि खुद मेनमा ही चाहती थी कि वो हेवन में जाने के बाद एक नई जिंदगी के साथ वापसी कर सके। आगे फिर कुछ देर बाद जब जिन वापस घर आता है तब वो मेनमा की हालत को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर मेनमा उसे अपनी आखिरी विश के बारे में बताती है, जिसे उसने जिन की मदर से किया था। असल में जब जिन की माँ अपने आखिरी दिनों को गिन रही थी तब उन्हें जिन की काफी फिक्र थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिन काफी दिनों से अपने इमोशंस को दिल में छुपा के रखा हुआ था। यहाँ तक कि वो खुद चाहती थी कि जिन अपने दिल को ओपन करके जितना मन हो उतना रो सके। और ये बात सुनने के बाद मेनमा ने जिन की मदर से प्रॉमिस कर दिया था कि वो किसी भी हालत में जिन को खुलकर रोने पर मजबूर कर देगी, और यही चीज मेनमा के लाइफ की आखिरी विश बन चुकी थी, जिसे अब वो समय के साथ फुलफिल भी कर चुकी थी। और इसीलिए अब वो समय आ चुका था जब वो जिन को अलविदा कह दे। पर यहाँ जिन अब अपने इस आखिरी पल को इसी तरह तो जाने नहीं दे सकता था। वो अब मेनमा को उठाकर उसे अपने सभी दोस्तों के पास ले जाता है, ताकि वो जाने से पहले उन सभी से आखिरी बार मिल ले। हम देखते हैं कि जिन कैसे भी करके अपने बेस कैंप पर पहुंच चुका था, जहाँ पर हर कोई मौजूद था, मगर यहाँ पर अब जिन के साथ कुछ अलग ही चीज होती है। अब वो मेनमा को देख ही नहीं पा रहा था। वो हर तरफ मेनमा को ढूंढने लगता है, जिससे सभी लोगों को समझ में आ गया कि अब मेनमा उन सभी को छोड़कर जाने वाली है। इधर मेनमा जिन को अपने आवाज के जरिए बताती है कि वो अब उन सभी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढ नहीं सकते। मगर ये बात जिन को बिल्कुल हजम नहीं हुई, और वो मेनमा को हर तरफ ढूंढने निकल पड़ता है। देखते ही देखते हर कोई मेनमा को ढूंढने निकल पड़ा, और इसी बीच मेनमा, जो खुद भी उन सभी को आखिरी अलविदा कहना चाहती थी, इसीलिए वो उन सभी के लिए एक एक लेटर लिखने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब हर कोई मेनमा को ढूंढने में नाकामयाब होता है, तब उनकी नजर जमीन पर पड़े लेटर पर जाती है। यहाँ पर वो सभी यह देखकर हैरान हुए कि उसे खुद मेनमा ने लिखा हुआ था। हर कोई अपने लेटर को पढ़कर काफी इमोशनल हो गया, और यहाँ तक उनकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू भी निकलने लगते हैं। इसी बीच मेनमा भी उनके सामने मौजूद तो थी, मगर वो अभी तक किसी को दिख नहीं रही थी। अब जिन को मेनमा की आवाज तक आना बंद हो गई थी, इसीलिए वो उसे जोर जोर से बुलाने की कोशिश करता है। असल में वो चाहता था कि वो उन सभी को आखिरी बार जरूर दिखे, क्योंकि इस तरह उसका गायब होना किसी को भी अच्छा नहीं लगने वाला था। और इसीलिए अब जिन तो उसे जोर जोर से पुकारने लगता है, और देखते ही देखते उसके बाकी दोस्त भी मेनमा को पुकारने लगे। और तभी एक करिश्मा हुआ, जहाँ उन सभी को मेनमा की आवाज सुनाने लगती है। यहाँ तक कि अब मेनमा को वो अपने आखिरी पलों में देख भी सकते थे, और हर किसी के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और इस दरमियान मेनमा ने गायब होने से पहले जिन को आखिरी बार उसे कन्फेस करने को कहा, जहाँ जिन उसे सिर्फ कुछ पलों तक
तक देखते ही रह गया, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब उसे इस तरीके से एकदम शांत और सुन्न खड़ा हुआ देख फिर बाकी सभी ने मेनमा को अपनी तरफ से शुक्रिया कहा। और इस तरह फिर आखिरी में जब जिन की बारी आती है तो वो अपने दिल की बात को सामने रख देता है। और फिर आखिर में मेनमा ने गायब होने से पहले सभी को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है और साथ में जिन को खुद भी कन्फेस कर देती है। इसी के साथ मेनमा अब धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसके गायब होने से पहले उसके चेहरे पर एक स्माइल मौजूद थी जो हमेशा उसके चेहरे पर बनी रहती थी। और उसके बाद ये वाला गाना चलता है, यार मिलते हैं प्यार मिलते हैं हमको यारो नसीब से, एक दूजे की आदतें बनते दिल को छूते करीब से, हर हंसी पे आंसुओं पे देते जो पहरा, एक दिन क्यों चले हैं जाते छोड़ के तन्हा, ये दोस्ती मिलती नसीब से, ये दोस्ती मिलती नसीब से। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अब इस पल के बाद जिन आम लाइफ की तरह अब स्कूल जाना भी उसने शुरू कर दिया है और अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीने लगा है। वहीं अनारू की उसके साथ नजदीकियां भी बढ़ने लगी है और त्सुरुको और युकीयात्सु भी एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीजन, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।